जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा। और तो चलिए इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि क्या अमित भाई जो हैं वो कहते हैं और क्या सीए के बारे में आपके अंदर क्वेश्चन है। बहुत सारी बात करेंगे, हम सीए को पूरा जानेंगे। जो भी क्वेश्चन आज आप सोच रहे थे कि सीए क्या होता है, किसको इससे फायदा है, क्यों जो दो कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी लड़ रही है और एक कम्युनिटी उसका फेवर कर रही है, वो सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उसका आंसर आज आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीए है एक्चुअली है क्या। तो इसकी जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सीए की फुल फॉर्म क्या है। तो सीए को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, यानी आमतौर पर नागरिकता संशोधन कानून, यानी कि कौन व्यक्ति कहाँ का है, कैसे रह रहा है, कहाँ को उसकी नागरिकता मिलनी चाहिए। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, आप भारत के नागरिक हैं, तो वही इसमें बताया गया है कि कौन जो है वो भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। या करेंगे तो हमें दो शब्द बार बार सुनने को मिलेंगे, जिसमें से पहला है परसिक्यूशंस, यानी कि दुर्व्यवहार करना एक किसी वर्ग द्वारा, एक यानी कि कोई ना कोई ऐसा देश जो किसी अन्य लोगों पर अत्याचार कह रहा है, तो ये आपको शब्द बार बार परसिक्यूशंस आपको शब्द सुनने को मिलेगा। दूसरा शब्द आपको सुनने को मिलेगा इमिग्रेंट, यानी कि एक देश से किसी दूसरे देश में व्यक्तियों का आना, तो ये इमिग्रेंट होता है ना, जिसे हम प्रवास कह सकते हैं। यस, बढ़ते हैं आगे और इसमें देखते हैं कि क्या आगे की बात है, यानी कि हम टाइमलाइन से देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कहानी यहां से शुरू होती है कि 12 दिसंबर 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद, वो क्या करते हैं, इस पर अनुमति दे देते हैं। किस पे अनुमति दे देते हैं? सीए पर अपनी अनुमति दे देते हैं और वो ये कहते हैं कि आपको 6 महीने के अंदर इस पे कानून बना के जारी करना है। ठीक, तो कि जो सरकार है वो 4 सालों के भीतर और 8 एक्सटेंशंस के बाद 11 मार्च को ये फाइनली इस तरीके का एक गजट ये जारी कर देते हैं और ये सूचना जारी कर देते हैं। उसके साथ ही देश में खलबली मच जाती है और कुछ ऐसे वर्ग जो हैप्पी हैं और कुछ ऐसे वर्ग जो अनहैप्पी है। जो लोग इससे खुश हैं वो कौन है? तो पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो यहाँ पर आए हैं, और पाकिस्तानी रिफ्यूजीज में कौन है वो हम आगे बात करेंगे। पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो यहाँ पे आए हैं, जिन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है, वो दिल्ली के चांदनी चौक और इस इलाके में अपनी खुशियां मनाते हैं। और साथ ही जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है एसजीपीसी, वो नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, उसने बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है। अब जो दूसरे एक ऐसा वर्ग है जो अनहैप्पी है इसको लेके, वो कौन है? तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। अब यार सबसे बड़ी बात है कि देखिए वहां पर कोई मुस्लिम्स वर्ग नहीं आया, यहाँ पर एक बड़ा नया शब्द सुनने को मिलता है, वो है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम्स जो है वो इस चीज से अनहैप्पी हो जाते हैं, और क्यों होते हैं ये हम आगे स्टोरी पता चलेगी हमें। तो इस लीग द्वारा सुप्रीम, कौन सी लीग? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जाती है और ये कहते हैं कि 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है और उसका जो रिन्यू हुआ है, यानी कि 2024 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, उन दोनों के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिमों के हित में नहीं है। वहीं जब हम बात करते हैं आगे, तो तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन, उन्होंने ये कहा कि अगर ये केंद्र सरकार लागू करती है तो मैं इसे किसी भी तरीके से तमिलनाडु में लागू नहीं करने दूंगा, यानी कि तमिलनाडु राज्य में ये केस लागू नहीं होगा। उसके साथ ही जो हमारे शशि थरूर हैं, वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, जो कि संभावनाएं कम है, उसके साथ में ही यानी इंडिया I.N.D.I.A जो अलायंस बना हुआ है, यदि वो सत्ता में आती है तो हम बिना ही सोचे समझे इसको क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे, इस कानून को लागू नहीं करेंगे। ठीक है ससुर, हम बात करते हैं। इतनी तो आपने स्टोरी सुन ली कि सर ये अनहैप्पी है, ये हैप्पी है, तो बताइए कि आखिरकार ये सीए है क्या, जिससे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं? कुछ बहुत खुश हो रहे हैं, कुछ बहुत हैप्पी हो रहे हैं, कुछ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो रहे हैं, अनहैप्पी हो रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या कानून है जिसकी बदौलत ये सारा हमें देखने को मिल रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं और हम समझते हैं बिल्कुल डिटेल से कि सीए आखिरकार है क्या। तो देखिए सीए की जब हम बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल नंबर 5 to 11 से संबंधित है, और इस आर्टिकल में 1947 के भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यह तय किया गया कि कौन भारत का नागरिक होगा और किसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। किसे?
किसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, और यदि कोई भारत का व्यक्ति है जो दूसरे राष्ट्र में जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, और जो कोई दूसरा व्यक्ति है वो भारत में आता है किसी अन्य राष्ट्र का तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे। तो इसको ही मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग अपने प्रावधान बनाए। और ये केंद्र सरकार क्यों कर रही है, क्योंकि सिटीजनशिप जो है वो किसका पार्ट है, तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। हम देखते हैं तीनों लिस्टों में, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो जो सिटीजनशिप से वो किसका मुद्दा है, यूनियन लिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही इस पे क्या करेगा, अपना कानून बनाएगा। तो ठीक है, कानून बनाएगा, तो अभी इन्होंने कानून भी बनाया, और कानून बनाने के साथ साथ में समय समय पर इन्होंने क्या किया, चेंज किया। तो जब आजादी के बाद में लगातार हमारा जो भारत बना, उसके बाद में पहला जो प्रयास किया गया वो किया गया 1955 में, जो पहला इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 में। अब ये जो एक्ट है वो समय समय पर क्या किया जाएगा, इसमें बदलाव किया जाएगा, और इसको देखते हुए 6 बार इसका बदलाव किया गया। तो इसका 6 बार बदलाव किया गया। और कब कब किया गया, देखिए 1955 में तो ये एक्ट बन जाता है, और 1955 में एक्ट जब बनता है तो इसको हम डेट को छोड़ देते हैं। तो पहला जो चेंजेस किया गया था वो 86 में, सेकंड चेंज किया गया था 1992 में, थर्ड चेंज किया गया था 2003, फोर्थ चेंज किया गया था 2005, और फिफ्थ चेंज किया गया था 2015, और ये सिक्स चेंज किया गया 19। और यही जो कानून है वो ये सेम है 2024 में जो लागू गया वो दोनों एक ही। तो लगातार केंद्र सरकार ने इस पर अपने प्रयास किए हैं, और इसके साथ में ही 6 बार इसमें बदलाव किए हैं। लेकिन केंद्र सरकार के लिए कभी भी ये जो रास्ता है वो आसान नहीं रहा है, और आसान नहीं रहा है तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आई, सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने यह कहा है कि जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनसे जो शरणार्थी आए हैं उनको हम नागरिकता देने का प्रावधान करेंगे। ठीक है, दे देंगे। लेकिन इन्होंने एक पॉइंट जोड़ दिया, उन्होंने ये कहा कि भाई 31 दिसंबर 2014, जो 31 दिसंबर है जब से हमारी सरकार 2014 से आई है, उसके बाद जितने भी लोग आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। ये नहीं कि लगभग आप देखें सारे लोग आ गए हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन लोग होंगे, तो हिंदू होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे, पारसी होंगे और ईसाई। इस तरीके से इन्होंने 6 समुदाय जो है उनको इसमें इंक्लूड कर दिया। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इनमें मुस्लिम सम्मिलित नहीं है, मुस्लिम सम्मिलित नहीं किए गए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो क्यों ये यहाँ पे रिवोल्ट कर रही है, और शाहीन बाग जो पूरा ये कर रहा है, शाहीन बाग में जो इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो रिवोल्ट हो रहा है ये क्यों हो रहा है, मुस्लिम लोग क्यों कर रहे हैं। तो अब क्यों कर रहे हैं ये भी, अब मुस्लिमों को क्यों नहीं दिया ये भी आगे बताऊंगा मैं कि क्यों नहीं दिया। अब हम देखते हैं कि देखिए 3 कंट्री हो गई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। उसमें 6 समुदाय ऐसे हैं, 6 कम्युनिटी ऐसी है जिसमें से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, इन लोगों को क्या किया गया है कि इन लोगों को ही ये जो शरणार्थी आए हैं उन्हीं को मान्यता मिलेगी, यानी कि उन्हीं को नागरिकता मिलेगी। ये केंद्र सरकार ने कह दिया। ठीक है, अब सरकार का कहना है कि यार इन लोगों का इस देशों में प्रताड़ना होती है, और प्रताड़ना होने के साथ ये लोग बहुत लंबे समय से भारत की ओर अपनी आशा लिए बैठे हैं, तो भारत का ये कर्तव्य है कि वो इनके लिए कुछ करे, यानी कि इनको नागरिकता प्रदान करें। ये इनका सरकार का कहना है। उसके साथ में ही उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि आप ये अमेंडमेंट दे दिया इसका मतलब डायरेक्ट ही आपको नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये पूरा प्रोसेस से चलेगा, जिस प्रोसेस की सारा जो प्रावधान है वो ऑनलाइन किया जाएगा। और उन्होंने 39 पेजेस का जो निकाला है, गजट जो निकाला है, उन्होंने नोटिफिकेशन जो निकाला है 39 पेज का, उसमें ये पूरा डिटेल से बताया है सरकार ने कि क्या दस्तावेज चाहिए, कौन से वर्ष में आए ये आपको बताना होगा, और उनको ये भी बताना होगा कि वह सबूत जिसमें इन तीनों जो राष्ट्र हैं, यानी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों में से वो किस राष्ट्र के हैं ये तीनों बताना होगा। पहला, क्या दस्तावेज चाहिए ये पूरा ब्यौरा बताएंगे इनको। उसके साथ में वो कौन से वर्ष में आएंगे ये उनको बताना होगा, और तीसरा वो कौन सी कंट्री से आए हैं ये इनको बताना होगा। इसके साथ में ही सरकार ने 9 ऐसे जो चीजें हैं, 9 ऐसे दस्तावेज हैं जिनको मान्यता प्राप्त की है, जिसमें से देखिए कुछ पासपोर्ट है जो वहां से आए हैं, जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, वहां की सरकार द्वारा बनाया गया पहचान पत्र हो सकता है, जैसे भारत के पहचान पत्र आधार कार्ड है। तो उस तरीके से ये ऐसे 9 दस्तावेज हैं जिनको बताकर वो मान्यता ले सकते हैं। लेकिन जब ये मान्यता लेने की बात आती है तो उसके साथ में ही ये जो पूरा प्रोसेस है, जब आप डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फिल करेंगे, उसके साथ में इन 5 जो का ये मुख्य संस्था है वो इसकी जांच करेगी। कंसर्न डायरेक्टर जिसके ऑफिसर्स होंगे उसमें फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस
इसके सम्मिलित होंगे, पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर सम्मिलित होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के होंगे और स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ये सारे इसमें और ऑफिसर्स, ये सभी सम्मिलित होंगे। और ये पूरी कमेटी जो बनेगी, उस कमेटी में ये सारे दस्तावेज चेक होंगे और चेक होने के बाद तय होगा कि क्या इसको नागरिकता देनी चाहिए और ये क्या व्यक्ति सही है या नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि 2019 में जनवरी में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने यह कहा कि 31 दिसंबर 2014 तक यहां पर भारत में 31,313 ऐसे लोग हैं जो अन्य राष्ट्र से आए हैं, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आए हैं। तो ये आए हैं, इसका मतलब हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि इन लोगों को मान्यता मिलनी चाहिए। ये नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम जितने भी हैं उनकी संख्या में बता रहा हूं आपको। तो ये जो लोग हैं, ये किसने कहा? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी 2019 में, उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट पे प्रस्तुत की और उन्होंने ये कहा। इसका मतलब आधिकारिक रूप से अगर डॉक्यूमेंट उनके पास सही मिलते हैं तो 31,313 लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसके साथ में ही नरेंद्र मोदी ने एक और जो है उनको गिफ्ट दिया है। वो कहते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में मथुआ जो कम्युनिटी है, उन मथुआ कम्युनिटी को भी क्या करेंगे, हम शरणार्थियों में शामिल करेंगे। और मथुआ कम्युनिटी की जो जनसंख्या है वो 3 से 4 करोड़ की अभी हाल फिलहाल है। तो ये पश्चिम बंगाल की बात हो गई। तो इन दोनों लोगों को, मतलब अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऐसे कम्युनिटी, 6 और 6 के साथ में देखिए 3 तो कंट्री है, 6 उसमें समुदाय है और इसमें एक मथुआ कम्युनिटी और है जिसको क्या किया जाएगा, इसको भी फायदा दिया जाएगा। यस, अब सीएए की टाइमलाइन देखते हैं। ये तो हमने पूरा आपको बता दिया कि सीएए क्या होता है। अब सीएए की हम टाइमलाइन देखते हैं कि किस किस फेज में ये सीएए बना है, कानून बना है और कानून में क्या क्या अड़चने आई हैं। सबसे पहले स्टोरी शुरू करते हैं 11 दिसंबर 2019 को, जब क्या होता है, सीएए बिल पास हो जाता है और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक रास्ता खुल जाता है। वो बहुत खुशियां मनाने लगते हैं, लेकिन ये खुशियां अधिक समय की नहीं रहती है। और उसके साथ में ही 12 दिसंबर को, 11 दिसंबर को तो ये बिल पास होता है, 12 दिसंबर को ये राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और उस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देते हैं। बिल एक्ट बन जाता है इसके साथ में ही, और एक्ट बनने के साथ में ही 15 दिसंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है कि भाई ये लो और इस पे क्या हो गया, कानून बना दो। अब इसके साथ में ही क्या हो जाता है, दिल्ली का जो शाहीन बाग वाला इलाका है, वहां पर पूरा महिला मोर्चा पहुंच जाता है और वहां पे रिवोल्ट करने लग जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं, हम देख भी चुके हैं कि भाई किस प्रकार से शाहीन बाग में लोगों ने अपना आंदोलन किया था। तो ये दिल्ली में शाहीन बाग में ये आंदोलन करती है सभी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, ये स्पेशली स्पेशली क्या, मुस्लिम महिलाएं ही थी। उसके बाद में दिल्ली की जामिया मिलिया, है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस और स्टूडेंट जो थे, आप समझ सकते होंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया नाम से पता चल रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के सारे लोग होंगे। तो इसमें दिल्ली की पुलिस और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में झड़प हो जाती है और इसके विरोध में ही, यानी कि ये दोनों तो अगेंस्ट में है लेकिन इसके फेवर में ही कपिल मिश्रा, बीजेपी के ये रहे कि कपिल मिश्रा क्या करते हैं, दिल्ली में इसके सपोर्ट में रैली निकालते हैं। और रैली निकालते हैं तो जनवरी 2020 में ये प्रोटेस्ट बहुत ही उग्र हो जाता है, यानी कि बहुत ही तेज हो जाता है। और तेज होने के साथ में ही हम देखते हैं कि 23 फरवरी 2020 को दंगे हो जाते हैं सेंट्रल दिल्ली में। और सेंट्रल दिल्ली में जैसे ही दंगे होते हैं तो वहां पे 50 लोगों की जान चली जाती है और 200 लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं। कुछ विशेषज्ञ जो हैं वो ये कहते हैं कि अपकमिंग जो इलेक्शंस आ रहे हैं, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के, यानी कि अरविंद केजरीवाल के, उनका भी इसमें कुछ हाथ था। अब हाथ था या नहीं था, खैर अभी पता चल ही जाएगा। तो इस तरीके से रिवोल्ट हो जाता है और रिवोल्ट होने के साथ में ही ये दिल्ली में चले जाते हैं। लेकिन किस्मत से मार्च 2020 में कोविड-19 की एंट्री हो जाती है। किसके लिए? ये किस्मत में कह रहा हूं, सीए के लिए, है ना। हमारे लिए तो बहुत खराब रहा कोविड-19, लेकिन उसके लिए, सीए के लिए। और सीए में कोविड आ जाता है, पहले 3 महीने के लिए लॉकडाउन लगता है। तो शाहीन बाग में जितनी भी महिलाएं थी उन सभी को वहां से निकाला जाता है और निकालने के बाद में जो 2 लगातार 3 महीने और 3 महीने के बाद फिर एक्सटेंड होता है और 2 साल तक लगभग कोरोना रहता है। तो 2020 से हम 22 तक आ जाते हैं और 2023 27 दिसंबर 2023 में जैसे ही कोरोना खत्म होता है और कोरोना खत्म होने के साथ में ही जब अमित शाह वापिस इसको, कोरोना जब बिल्कुल इंडिया सेफ हो जाता है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में अमित शाह फिर इसको क्या करते हैं, सामने लाते हैं। और सामने लाने के साथ में ही इन ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो सही काम नहीं कर रही है और जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। उसके बाद जो अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई ये सीए हो गया, टाइमलाइन हमने देख लिया। टाइमलाइन देखने के बाद अब हम आपका सवाल होगा कि
क्या कारण है कि एक तरफ इतना सपोर्ट और दूसरी तरफ इतना विरोध हो रहा है? देखिए, सपोर्ट मुस्लिम की तरफ से तो आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं हो रहा है, और क्यों नहीं हो रहा है वो भी आपको समझ में आ गया हो कि मुस्लिम क्यों नहीं, क्योंकि मुस्लिम इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए सपोर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो भी इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं, अब मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए, जब हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सीए पढ़ते हैं हम, और कॉम्प्लेक्सिटी में पहला चीज देखते हैं, असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों को ऐसा लगता है कि उनके क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ जाएगी। और जनसंख्या अगर असम असम यानी कि ये वाला क्षेत्र पूर्व, जो सेवन सिस्टर हम कहते हैं इधर, और इसमें अगर ये पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए माइग्रेट करके बांग्लादेश से इधर ही आ रहे हैं, और पहले से जो म्यांमार वाले हैं रोहिंग्यास, उनकी तो एक अलग स्टोरी है जिनको सीए में इंक्लूड नहीं किया गया है। वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या किसी वीडियो में बताऊंगा कि रोहिंग्या की क्या स्टोरी है। तो इस तरीके से असम वाला जो बेल्ट है, वो लोग सबसे ज्यादा परेशान है कि भाई यहाँ पे पहले से अगर इनको मान्यता मिल जाएगी तो ये क्या करेंगे, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, उसमें दखल अंदाजी करेंगे, और उसमें दखल अंदाजी करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली हमें नुकसान है। इसलिए ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो आंसू है और 30 स्वदेशी संगठनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीए की प्रतियां जलाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि हम सीए की जो प्रतियां हैं वो जलाएंगे, और संगठन के प्रमुख समूचल भट्टाचार्य ने कहा कि वो सीए के खिलाफ अपनी अहिंसात्मक, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन जारी ही रखेंगे। यानी कि हम आंदोलन करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण सरकार के खिलाफ करेंगे। असम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं कि दूसरा प्रमुख कारण क्या है। दूसरा प्रमुख कारण तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें मुस्लिम शरणार्थी है उसको सम्मिलित नहीं किया गया। बहुत इंटरेस्टिंग, और सरकार ने कैसे इसका बचाव किया है अपना, वो भी मैं आपको बताऊं। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई अमित शाह ने, जिससे उन्होंने बिल्कुल निकल गए वो कि भाई हमें इस कारण जो है हम ये नहीं कर रहे हैं। तो मुस्लिम शरणार्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया। इस कानून में 3 धर्मों, जो 3 देशों के 6 धर्मों को शरणार्थियों को सम्मिलित किया गया, जो मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया इनको। अब विपक्ष का आरोप यह है कि वो आर्टिकल 14 जो है उसका उल्लंघन कर रहा है। कौन कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि राइट टू इक्वलिटी के जो समानता का अधिकार दे रखा है आर्टिकल 14 में, उसका उल्लंघन है, सरकार उसका उल्लंघन कर रही है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसका केस जो है वो पड़ा हुआ है। अब इसके साथ में ही जो ओवैसी है, और ओवैसी AIMIM के नेता हैं, और वो कहते हैं डिविजिव थॉट कहा, जिसमें ट्वीट कर उन्होंने कहा कि ये गोडसे की विचारधारा से प्रेरित है, और ये क्या कर रहे हैं कि मुस्लिमों को सेकंड क्लास बनाने की बात कर रहे हैं, कि मुस्लिमों को साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत जो अमित शाह है वो कहते हैं कि सरकार का कहना है कि भाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये क्या है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिमों की यहाँ पे कमी नहीं है, इसलिए हम जो मुस्लिम जो इन देशों में अल्पसंख्यक लोग हैं उनको हम फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, न कि बहुसंख्यक लोगों को। तो बहुसंख्यक की तो जरूरत नहीं है, इसलिए अमित शाह ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, अल्पसंख्यक लोगों को राहत देना चाहते हैं। यह देश के मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं अपितु बहुसंख्यक है। ये पूरी स्टोरी है अपने सीएए की। तो मैं एक बार स्टार्ट से रिवाइज कर देता हूं कि किस प्रकार से ये पूरी स्टोरी क्रिएट होती है। तो देखिए, हम सीए को यहां से शुरू करते हैं, और शुरू करने के बाद 2 टर्म्स देखते हैं, प्रोसिक्यूशंस और इमिग्रेंट। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, और इमिग्रेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति का दूसरे देश में आ जाना। उसके साथ में ही हमने देखा कि तत्कालीन राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद थे, उन्होंने 12 दिसंबर 2019 को अपनी अनुमति दे दी थी, और उन्होंने कहा कि 6 महीने के भीतर आप इसमें कानून बना के लागू कीजिए। लेकिन ये सरकार जो है वो 4 साल का समय लगाती है, और 8 एक्सटेंशंस के बाद 11 मार्च को फाइनली ये क्या करते हैं, सीए को लागू करते हैं। जब सीए को लागू करते हैं तो इसमें 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत हैप्पी होते हैं, जो कौन है, पाकिस्तानी रिफ्यूजीज। भाई बांग्लादेशी रिफ्यूजीज भी हैप्पी होंगे, ये कॉमन सेंस वाली बात। पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो हैप्पी होते हैं, और उसके साथ में ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो केंद्र सरकार की बहुत तारीफ करता है। और इसके साथ में ही जो अनहैप्पी पर्संस है वो सबसे पहले है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इस लीग द्वारा जो है दोनों अमेंडमेंट की 2019 में जो अमेंडमेंट आया था और 2024 में जो इसको अपडेट किया गया, उन दोनों में जो कुछ प्रावधान ऐसे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए। और इसके साथ में ही स्टालिन कहते हैं, जो तमिलनाडु के सीएम है, वो कहते हैं कि हम इसको राज्य में लागू नहीं होने देंगे। शशि थरूर जो अपनी कोरी कल्पना करते हैं, और वो कहते हैं कि यदि कांग्रेस में सत्ता आई, जो शायद अब भविष्य में कभी संभव नहीं है, वो और इंडिया अलायंस जो है वो अगर सत्ता में आती है तो क्या होगा, हम इस कानून को रद्द कर देंगे। अब देखते हैं कि सीएए आखिरकार है क्या। तो सीएए की जब हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल नंबर 5 to 11 और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कौन सा है, सेकंड, उस पार्ट को देखते हुए 1947 के बाद में क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। भारत और पाकिस्तान का जो
बंटवारा हुआ उसके बाद में कौन भारत का नागरिक होगा, किसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, और यदि कोई व्यक्ति इस देश से दूसरे देश में चला जाता है और दूसरे देश से भारत में आ जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे। हम ये देख चुके हैं कि सिटीजनशिप जो है वो यूनियन लिस्ट का एक पार्ट है। तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है तो बेसिक सी बात है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो समय समय पर इस पे प्रावधान बनाते रहेंगे। और इसीलिए 1955 में जो गवर्नमेंट है उसने अपना एक कानून बनाया इन सिटीजनशिप एक्ट 1955, और उसमें समय समय पर बदलाव किए। समय समय पर जब बदलाव किए तो इन्होंने 6 बार बदलाव किए। 1955 में ये बना और 1986, 92, 03, 2005, 2015, 2019 और वही कानून 2024, 6 बार इन्होंने अलग अलग कानून बनाया और अपने पेश किया। जब सीए की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने कहा कि 3 ऐसे राष्ट्र होंगे जिसमें से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इससे 6 कम्युनिटी के लोग। 6 कम्युनिटी के लोग कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। ये जो लोग हैं इन्हीं को सारा फायदा मिलेगा। इसलिए मुस्लिम जो लोग थे वो इसके फेवर में नहीं है, अगेंस्ट में है। सरकार का ऐसा कहना है कि ये लोग काफी समय से भारत की ओर अपनी आशाएं लिए बैठे हैं और इसलिए भारत का यह कर्तव्य है कि वो लोग क्या करें कि भारत की सरकार जो है उन्हें कुछ आश्वासन दे, उनके लिए कुछ करें। इसलिए वो यहाँ पे शरण देने की बात करते हैं। अब अगर शरण देने की बात करते हैं तो सीधे ही कोई शरण नहीं दे देगा। उसके लिए 39 पेज 39 पेज की क्या करते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं और उसमें वो बताते हैं कि उनको क्या दस्तावेज चाहिए, कौन से वर्ष में वो आए हैं यहाँ पर और वो किस राष्ट्र से आए हैं, वो उन्हें सबूत देना पड़ेगा। इसके साथ में ही 9 ऐसे दस्तावेज है जिससे उनकी मान्यता मिलेगी, जिसमें पासपोर्ट साइज, जन्म प्रमाण पत्र और वहां की सरकार के द्वारा बनाया गया कोई ऐसा दस्तावेज जो उनको बताता है कि हाँ ये इस राष्ट्र के हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट फिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 5 ऐसी कमेटी के मेंबर हैं जो क्या करेंगे, इसकी तहकीकात करेंगे, जिसमें से कंसल्स डायरेक्टर, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिस सर्स, ये सभी इसकी तहकीकात करेंगे। लेकिन इसके बीच में ही जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है वो कहती है कि 31,313 जो लोग हैं वो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं। तो सामान्यतः बात यह है कि इन लोगों को यहाँ तक फायदा मिलना चाहिए। ये गैर मुस्लिम लोगों की बात होती है, मुस्लिम लोग इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन सरकार इसके साथ में ये भी कहती है कि पश्चिम बंगाल में मथुआ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सभी क्या करेंगे कि इसके पात्र होंगे। मथुआ कम्युनिटी के लोग 3 से 4 करोड़ की इनकी आबादी है और लोकसभा में 5 से 10 जो सीटें हैं वो उस पर डायरेक्टली क्या करते हैं, उनका रोल प्ले रहता है, वो इससे इफेक्ट रहती है। तो अब हम देखते हैं कि सीएए की टाइमलाइन क्या है, सीएए को किस फेज से गुजरना पड़ा था। तो 11 दिसंबर 2019 को ये बिल पास होता है। इसके साथ में ही इन तीनों राष्ट्रों के जो लोग हैं वो खुश हो जाते हैं। 12 दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पर सिग्नेचर कर देते हैं और 15 दिसंबर को वो स्वीकृति दे देते हैं। इसके साथ में ही मुस्लिम कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं वो दिल्ली के शाहीन बाग में इकट्ठी हो जाती है और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो पुलिस और जो स्टूडेंट है उन दोनों के बीच में भिड़ंत हो जाती है। इसके अपोजिट कपिल मिश्रा बीजेपी के जो लीडर हैं वो क्या करते हैं, दिल्ली में रैली निकालते हैं सीएए के सपोर्ट में। लेकिन उसी दौरान 2020 में जनवरी में ये बहुत उग्र हो जाता है और सेंट्रल जो दिल्ली है उसमें 23 फरवरी 2020 को दंगे हो जाते हैं, जिसमें से 50 जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है और 200 लोग घायल हो जाते हैं। कुछ विशेषज्ञ अरविंद केजरीवाल की अपकमिंग जो इलेक्शंस थे उसमें अरविंद केजरीवाल का ये हस्तक्षेप समझते हैं कि हाँ इसमें इसका हो सकता है। मार्च 2020 में कोविड आ जाता है और शाहीन बाग में 3 महीने के लिए लॉकडाउन लगता है और पूरे भारत में तो शाहीन बाग से इन महिलाओं को वहां से पुलिस द्वारा हटाया जाता है। और हटाने के बाद में जब पूरा 2 साल तक लॉकडाउन चलता है उसके बाद में फिर 2023 में अमित शाह पुनः इसे नजरों में लाते हैं और सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ममता बनर्जी को, क्योंकि ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं और इनको फाइनली 11 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। अब आपके बीच में एक सवाल आता है कि सर ये एक कम्युनिटी जो है इसका विरोध कर रही है और एक कम्युनिटी इसका सपोर्ट कर रही है, तो कौन कौन लोग हैं? तो असम को लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा हमारी जो कल्चर है हम वो बहुत इफेक्ट रहेगा और हमारी जो विविधताएं हैं इसमें बहुत इफेक्ट रहेगा। इसके साथ में ही ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और उसके साथ में 30 ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रतियां चलाते हैं और प्रतियां चलाने के बाद में समुचल भ्रष्टाचारी कहते हैं जो इसके संगठन के प्रमुख हैं, जो किसके आंसू के, वो कहते हैं कि हम अहिंसात्मक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। उसके साथ में जब दूसरा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें फायदा नहीं दिया गया था, 6 ही कम्युनिटी ऐसी थी जिनको फायदा दिया गया था, तो वो लोग इसको पहले से विरोध कर ही रहे हैं। और इसके साथ
साथ में विपक्ष ये कहता है कि आर्टिकल 14 का इसका उल्लंघन किया गया है सरकार द्वारा और राइट टू इक्वलिटी ये नहीं है। इसके साथ में ओवैसी जो है वो ट्वीट कर कहते हैं डिवीजन थॉट है और ये गॉडसे से प्रेरित है और मुस्लिम लोगों को सेकंड क्लास बताना चाहते हैं कि ये हिंदू प्रायोरिटी पर रहेंगे और जो मुस्लिम है वो सेकंड पर रहेंगे। ठीक, इसके बचाव में सरकार कहती है कि इन तीनों जो राष्ट्र हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और हम अल्पसंख्यक लोग जो है उनको फायदा देना चाहते हैं, ना कि मुस्लिम बाहुल्य लोगों को फायदा देना चाहते हैं। तो आई होप सीए आपको समझ में आया होगा। पूरे डिटेल से हमने एनालाइज किया है कि सीए क्या होता है, कैसे कैसे इस ये अलग अलग चरणों से गुजरा है, और उसके साथ में ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उसको लिखिए, हम उस पर जरूर डिस्कस करेंगे। और आप अगर इस पे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के नए नए मुद्दे हम डिस्कस करते रहेंगे। अब करंट अफेयर्स हमने शुरू कर दी है और जैसे जैसे कुछ ना कुछ नया नया मुद्दा आएगा वैसे वैसे मैं पूरा डिटेल से इसको एनालाइज करूंगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द एक अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।